लिखो फिल्टर लिखो पहला, सब तो पहला फिल्टर किदा सारा कुछ आएगा ये फिल्टर तुहानू पता होना चाहिए की होंगे है, फिल्टर के बारे तुहानू पता होना चाहिए की होंगे। देखो फिल्टर वो डिवाइस होता है, फिल्टर लिखो फिल्टर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल फिल्टर इज अ नहीं फिल्टर इज अ डिवाइस, filter is a device which can be designed, it is a device which can be designed to modify मतलब क्या होता है चेंजेस करने, ठीक है, मॉडिफाई, रिजेक्ट, रीशेप all the undesired frequency all the undesired frequency of the electrical signal and pass only desired frequency, pass only desired frequency। क्लियर, इतनी डेफिनेशन क्लियर। अब इसका मतलब समझो क्या है, मतलब समझो क्या है, मतलब ये है देखो फिल्टर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब क्या होता है चेंजेस, जो भी चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है, मॉडिफाई मतलब चेंजेस, या तुम मॉडिफाई रहने दो, लिख दो विच इज यूज्ड टू डू चेंजेस, फिर क्या आएगा, अगर चेंजेस लिखना फिर क्या लिखोगे डू चेंजेस, डू मतलब चेंजेस को करना, ठीक है। मॉडिफाई, रिजेक्ट मतलब खत्म करना, कैंसल, रीशेप जो भी नॉर्मल शेप जा रही है उसको उसके अंदर चेंजेस करने, किसकी शेप को चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी की, और कौन सी फ्रीक्वेंसी, अनडिजायर्ड जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड मतलब जो नहीं चाहिए, क्लियर होगी, जो हमें नहीं चाहिए, ऑफर किसकी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, ठीक है। एंड पास ओनली, पास मतलब आगे किसको जाने देगा, सिर्फ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को, मतलब अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को रोकेगा या फिर उसको रीशेप करेगा ताकि वो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए, क्योंकि ये फिल्टर एक ऐसा सर्किट है जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सिर्फ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ही आगे जाने देगा। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, क्लियर। मतलब यहां पर एक फिल्टर लगा, उसको कोई भी इनपुट तुमने दिया, ठीक है, वो आउटपुट पे, इनपुट पे जो मान लो तुमने कोई भी फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर अब जैसे ही वो इनपुट गया, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें आउटपुट पे नहीं चाहिए, वो ये सिस्टम फिल्टर आगे पास नहीं होने देगा। जो भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ही सिर्फ आउटपुट पे आएगी, क्लियर होगी, समझ गए। फिल्टर तो एक तरह से हम कहते हैं ना कि पानी को फिल्टर आउट करता, मतलब पानी एक पानी है, पानी के अंदर से काफी सारी जर्म्स है, ठीक है, जर्म्स को क्या कर देता है ये फिल्टर करके, मतलब बाहर निकाल देता है, ठीक है, और सिर्फ प्योर वाटर को ही नीचे आने देता है, क्लियर होगी, प्योर वाटर को ही नीचे आने देता है। जो नॉर्मल एक हमने इनपुट दिया उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, जो हमें डिजायर फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी वो भी है और जो नहीं चाहिए वो भी है। फिल्टर ने क्या करना है, फिल्टर ने जो हमें नहीं चाहिए फ्रीक्वेंसी उसको बाहर फेंक देना है और जो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी उसको आउटपुट पे ले आना, क्लियर होगी। फिल्टर का मतलब ये रखो कि मतलब छानता है चीजों को, जो हमें चाहिए वही आउटपुट पे आएगा, जो हमें नहीं चाहिए वो आउटपुट पे नहीं आएगा, क्लियर होगी। या फिर इसको ऐसे लिख लो, इट इज अ डिवाइस which pass only desired frequency of a signal, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, जो सिर्फ जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए उसी को पास करेगा, फ्रीक्वेंसी किसकी, सिग्नल की, क्लियर होगी इतनी चीज, जो हमें चाहिए, ठीक है, क्लियर होगी, समझ गए। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कंपनसेटर में काम आता है। ये टॉपिक कहाँ काम आता है, कंपनसेटर में काम आता है। जब हम कंपनसेटर करते हैं तो कंपनसेटर को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले फिल्टर आने चाहिए कि फिल्टर होते क्या हैं,
ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि तुम्हें बुक्स के अंदर एक टॉपिक बना के कभी नहीं दिखेगा, मतलब जो सिलेबस, जो फर्स्ट पेज पे सिलेबस होते हैं ना, उसके अंदर ये वाला टॉपिक कभी नहीं दिखेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है। तो इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर क्या सोचते हैं, जो टॉपिक दिया ही नहीं हुआ वो टॉपिक पे हम चलें, क्योंकि कंपनसेटर के अंदर सीधा बताया जाता है कि ये हाई पास फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर है, बट फिल्टर होता कैसे है वो नहीं बताया जाता। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें पहले फिल्टर समझना पड़ेगा क्या होता है। क्लियर होगी? चलें, तो टाइप्स ऑफ फिल्टर, कितने टाइप्स के फिल्टर होते हैं लिखो, 4 टाइप्स के फिल्टर होते हैं। लो पास, ठीक है, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप जो होता है फिल्टर, इसको हम क्या कह देते हैं, नॉच फिल्टर भी कह देते हैं। कौन सा फिल्टर? नॉच फिल्टर। कौन सा फिल्टर कह देते हैं इसको? नॉच फिल्टर। क्लियर होगी? लो पास मींस, लो पास का मींस क्या होता है? लो पास वो फिल्टर होता है जो लोअर फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। देखो नाम से ही है, लो पास वो फिल्टर होता है जो लोअर फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। क्लियर? हाई पास फिल्टर कौन सा है? जो हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। ठीक है। बैंड पास वो फिल्टर होते हैं ना तो जो लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, ना ही हाई को, एक मिडल रेंज होती है वो वाली फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। क्लियर होगी इतनी बात? बैंड स्टॉप का मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि ये एग्जांपल से ही समझ आएगा। क्लियर आगी? क्लियर होगी इतनी बात? तो जब हम कंपनसेटर की बात करते हैं ना कि ये हाई पास है, लो पास है, वो पता कैसे लगता है हाई पास है, लो पास है? और ये बेसिक टॉपिक है, वो तो हाई लेवल की बात होगी कंपनसेटर, ये बेसिक टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले देखो लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर नाम से पता लग रहा है लो पास फिल्टर का क्या चीज है? अरे ये तुम्हें कंपनसेटर समझाने के लिए समझा रहा हूँ, टॉपिक कहीं से भी आ सकता है। अब मान लो तुम्हारे पावर सिस्टम में क्या आया था, एक टॉपिक जो हमने देखा नहीं था, शंट कंपनसेशन और सीरीज कंपनसेशन, ऐसा करके कोई टॉपिक आया था। लाइटनिंग अरेस्टर तुम पढ़ के गए थे, सिलेबस में दिया हुआ था लाइटनिंग अरेस्टर, वो जो तुमने मेरे को सिलेबस आया तो था ना, वो ऐसा हाँ ऐसा टॉपिक है जो कई बार ही आ जाता होता है, इसलिए मैंने सोचा पहले फिल्टर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि क्या पता आ ना जाए। ये लो पास फिल्टर जल्दी जल्दी करा दूंगा, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। लो पास फिल्टर वो होते हैं जो लोअर द फिल्टर विच passes only lower frequency of a signal, lower frequency of a signal। ठीक है, विच पासिस ओनली लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? स्टॉप। समझ गए? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, वो लिखाने की लोड़ तो नहीं है। एंड टू स्टॉप द हायर फ्रीक्वेंसी, जब लोअर को ही पास कर रहा है तो बाकी सारी जो मर्जी हो जाए फ्रीक्वेंसी, सबको क्या करेगा? रोकेगा। क्लियर होगी इतनी बात? अब जो लो पास फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर लो पास जो फिल्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका जो सर्किट डायग्राम होता है, देखो ऐसे करके कुछ होता है, ये आर, उसके बाद ये सी, ये आर। अब जब भी मैंने तुम्हें शुरू से बताया, जब भी किसी नेटवर्क में हम सी को बनाते हैं उसके आगे सी लिखते हैं, सी नहीं लिखते ना कभी भी, क्या लिखते हैं? एक्सी। क्या लिखते हैं? हमेशा एक्सी। कभी भी गलती नहीं करना, जहां मर्जी पढ़ लो। जब भी हम सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन या सर्किट में कभी भी कुछ आर और सी को लेकर कभी भी ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी बनाएंगे, उस टाइम हम एक्सी को कंसिडर करेंगे, सीधा सी नहीं लिखते। यहाँ पे मोस्टली जो लिखा होता है वो सी लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि कई बच्चों को एक्सी समझ नहीं आता। सी इसलिए लिखते हैं कि ये कैपेसिटर का साइन है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो चलो अब यहां पर क्या होएगा? वी इनपुट, वी इनपुट, यहां पर क्या होएगा? वी इनपुट। वी इनपुट मतलब यहां पर क्या कनेक्ट होगी? एक कोई बैटरी कनेक्ट होगी। ठीक है, और हमें आउटपुट कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। कहां मिल रहा है? ये देखो यहां प्लस माइनस, यहां पर क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। क्लियर होगी? ये हमारा सर्किट डायग्राम है। क्लियर? क्लियर होगी इतनी चीज? सबसे पहले तुम्हें पता है अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हो? वी आउटपुट बाई वी इनपुट क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है।
आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है। अभी बताया था ना, आउटपुट बाय इनपुट, कल बताया था, कल परसों हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट कौन सी वैल्यू है? वोल्टेज की आउटपुट है तो वोल्टेज की आउटपुट लिख दी, इनपुट वोल्टेज की है तो वोल्टेज की इनपुट लिख दी, बात वही है। अगर यहां पर करंट होता तो आई आउटपुट बाय आई इनपुट। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो हमने जब ये वी आउटपुट बाय वी इनपुट निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले या यहां पर अगर मैं करंट डिवीजन, यहां पर ये वोल्टेज चाहिए हमें, हमने क्या निकालनी है? आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ये देखो, ये और ये चीज दोनों पैरेलल में, पैरेलल का कैसे पता लगता है? अगर यहां कोई कंपोनेंट ना हो तो ये दोनों चीज पैरेलल में है, मतलब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वही ये वोल्टेज होगी, ये यही मतलब हो गया। जो इस एक्सी के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो सेम है, यही वोल्टेज होगी। ठीक है, अगर मैं एक्सी के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं तो मेरे को ये वोल्टेज मिल जाएगी। एक्सी के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालूंगा? मेरे को वी इनपुट पता है, ये देखो एक आर लगा एक एक्सी लगा, इसके अंदर मेरे को अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दूं, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? डिवीजन रूल क्या कहता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तुम्हें, ये तुम्हें सर्किट दिया हुआ है, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी होती है उसको कहां रखते हैं? हम ऊपर। ठीक है, नीचे क्या करते हैं? दोनों का सम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो एक्चुअल वोल्टेज होती है, याद है सबसे पहले पे कराया था जब मैंने। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू है। इसके अक्रॉस कौन सी वोल्टेज है? वी आउट। समझेंगे कि नहीं? ये सर्किट है हमारा, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो जब एक सर्किट के अंदर एक कॉमन वोल्टेज फ्लो हो रही है तो वोल्टेज डिवीजन रूल की हेल्प से हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे? इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी उसको हम कैसे निकालेंगे? इसका ऊपर इंपिडेंस, ठीक है, नीचे टोटल इंपिडेंस कितना है वो मल्टीप्लाई बाय जो टोटल वोल्टेज आ रही है। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहां से मैं एक्सी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय ओमेगा सी, जे ओमेगा सी होती है। क्लियर होगी? अगर ये क्या है? माइनस जे है ना, माइनस जे होता है, माइनस जे एक्सी लिखते हैं ना, माइनस जे एक्सी लिखते हैं। माइनस जे एक्सी को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 बाय जे एक्सी लिख सकता हूं। जे नीचे आएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा? ये देखो 1 बाय जे एक्सी ऊपर आएगा, एक्सी ऊपर आएगा, जे नीचे जाएगा। एक्सी तो वहीं ऊपर ही रहेगा ना, जे नीचे आ गया तो उसका प्लस साइन हट गया। ठीक है, और एक्सी की वैल्यू क्या है? 1 बाय ओमेगा सी, जे के साथ आ जाएगा वो, एक्सी बाय जे है। ठीक है, 1 बाय जे मैंने अलग करके लिख दिया, 1 बाय जे। एक्सी की वैल्यू क्या लिखूंगा? 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी? 1 बाय जे ओमेगा सी। जे ओमेगा अभी तक हम पढ़ते हैं क्या होता है? एस, एस पढ़ा है ना? ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस जे एक्सी था ओवर माइनस जे एक्सी था, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली? माइनस जे एक्सी की वैल्यू क्या निकाल ली? 1 बाय एक्सी। तो 1 बाय एस सी ऊपर पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 बाय एस सी नीचे पुट कर दिया। ठीक है, ये विन उठा के इधर ले आया, वी आउटपुट बाय नीचे ले आया विन, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन बन गया। ट्रांसफर फंक्शन बन गया ये चीज। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। देखो 1 बाई एस सी, ऊपर का ऊपर वैसे ही बैठा हुआ है, नीचे इसका एलसीएम लूंगा तो ये एस सी इसके पास आ जाएगा, आर एस सी हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस सी। अब इसके ये बड़ी जो लाइन है उसके ऊपर भी नीचे में एस सी है, इसके भी नीचे में एस सी है, तो कट जाएगा। बचेगा क्या? इसके ऊपर वाली टर्म और इसके भी ऊपर वाली टर्म 1 प्लस आर एस सी। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर। अब इसके अंदर से मेरे को ये देखो यहां पर एस बैठा है, एस के साथ 2 टर्म्स और बैठी हैं। मेरे को क्या करना होता? पोल और जीरो आइडेंटिफाई जब भी मैं करता हूं, कोई ऐसे करके टर्म नहीं होती थी पोल और जीरो में, हम कह देते थे पोल की वैल्यू क्या है? -3 रूट की वैल्यू। इसमें तो एस के साथ 2 टर्म्स हैं, इसको निकालना पड़ेगा, मेरे को अलग करना पड़ेगा। वो कैसे करूंगा? देखो 1 ऊपर का एज इट इज, नीचे में मैंने आरसी कॉमन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया। इसके पास तो था नहीं, तो इसके क्या नीचे आ जाएगा,
यही चीज इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसके पास था नहीं, जिसके पास नहीं होता उसके नीचे आ जाती है। इसके पास था RC, बचेगा क्या इसके पास, सिर्फ S। क्लियर होगी इतनी बात। अब ये 1/RC है ना, 1/RC, देखो 1/RC, ये मैं अलग से ऊपर करके लिख सकता हूँ 1/RC, ये लो, बात तो सेम ही है। नीचे क्या बचेगा, S + 1/RC, बात तो सेम ही होगी। ये अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन बना, क्या बना ये, ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर होगी इतनी चीज, नोट करो फटाफट। कह रहे छेती हो जाऊगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा फिर। क्लियर होगी इतनी बात। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या है हमारे पास, 1/RC डिवाइडेड बाय S + 1/RC, ये चीज आई है वैल्यू। ठीक है, बाकी सारा कुछ इरेज कर रहा हूं। अब देखना, देखो कभी भी S को जब हम 0 पुट करते हैं ना, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी। मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, 0, यही होगी मतलब। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनफाइनाइट। समझ गए, इसको कुछ समझने सोचने की लोड़ है। हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनफाइनाइट। मैक्सिमम इनफाइनाइट कहां से स्टार्ट करी, 0, 0 वाली लोअर। ठीक है, जब हम ऐसा को इसके अंदर 0 पुट करेंगे, देखो इसके अंदर ऐसा को 0 पुट करो, 1/RC, 1/RC डिवाइडेड बाय 0 + 1/RC हो जाएगा। 1/RC डिवाइडेड बाय 1/RC, ऊपर से ऊपर कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर होगी इतनी बात। जब S को इनफाइनाइट पुट करोगे, देखो 1/RC डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट प्लस 1/RC, कुछ भी इनफाइनाइट के साथ प्लस हो तो क्या हो जाएगा, नीचे इनफाइनाइट ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 1/∞ है, मतलब नीचे इनफाइनाइट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर होगी इतनी बात, आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब S = 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1। S = इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, और हायर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है। 0 आ गई तो रुक गई, 1 आ गई तो पास होगी। समझ गए, इस चीज से यहां से पता लगता है। वैसे हम इसका ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं, ये H ऑफ क्या है, H ऑफ S है। ठीक है, H ऑफ जब j⍵ लिखेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 1/RC डिवाइडेड बाय S + 1/RC। क्लियर होगी इतनी बात। तो जब हम इसको प्लॉट H ऑफ j⍵ का हम क्या करते हैं, यहां पर j⍵ लिख के, ये वैसे दिखा रहा हूं तुम्हें, बट हमने उसी में सीधा डायरेक्टली कर देना। ठीक है, H ऑफ j⍵ जब हम लिखते हैं, इसका जब हम वो लेंगे 1/RC का स्केयर प्लस ओमेगा का स्केयर, इसके अंदर भी पुट कर लोगे तो सेम चीज आएगी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ H ऑफ ओमेगा। ठीक है, 1/RC वैसे ही आ गया। नीचे में जैसे ही हमारा जो ब्रैकेट स्टार्ट होती है, हम अंडर रूट शुरू कर देते हैं। अंदर वाले में कांस्टेंट का स्केयर लेते हैं, प्लस इमेजिनरी में से j हटा के उसका भी स्केयर कर देते हैं। इसके अंदर जब तुम S को 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 नहीं आएगी। S को 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा को। इसके अंदर क्या तुम्हें पुट करना पड़ेगा, क्लियर होगी इतनी बात। इसके अंदर तुम क्या पुट करोगे, इसके अंदर तुम पुट करोगे ओमेगा को एक बारी 0 पुट करोगे, ओमेगा को एक बारी इनफाइनाइट पुट करोगे। जब ओमेगा को 0 पुट करोगे तो जब ये स्केयर रहेगा, स्केयर का अंडर रूट कैंसिल होएगा, 1 ही आ जाएगा। इनफाइनाइट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। उसके अंदर पुट करना है, ये पुट करना, तो ये यहां से पुट करना है। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, इसके अंदर ओमेगा, क्योंकि इसके अंदर S तो है नहीं, इसके अंदर ओमेगा ही पुट करोगे ना, 0 और 1। इसके अंदर तुम S को पुट करके दे सकते हो, वैल्यू दोनों में सेम आएगी, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। ये कर रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्लियर होगी। मतलब क्या है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और हायर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। अब देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, H ऑफ j⍵ इधर वाली साइड लूं और यहां पर ओमेगा प्लॉट करूं, तो देखो सबसे पहले ओमेगा = 0, मतलब ओमेगा 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, मतलब यहां से कहीं स्टार्ट होएगा। ठीक है, उसके बाद ओमेगा इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। ओमेगा इनफाइनाइट मतलब यहां कहीं आगे जाके कहीं इनफाइनाइट होगा, मतलब यहां से यूं जाएगा। समझ गए इतनी बात। तो ये किसका ग्राफ है, लो पास फिल्टर का। किसका ग्राफ है,
लो पास फिल्टर का सर ये है नहीं अपन लो एक जगह पे बहुत कुछ भी आ सकता है की चीज ਇਹਦੇ ਚ मैं बताता हूं अभी इजीली डिटेक्ट कर लोगे बाहर में कुछ भी आ जाए क्लियर होगी ये लो पास फिल्टर का आ गया समझ इतनी यहां तक आ गई अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है देखो लिखना है इधर देखो ये माइनस जे एक्सी था ना माइनस जे एक्सी को मैंने क्या लिखा था 1/SC लिखा था 1/SC लिखा था ठीक है अब तुमने क्या करना है इसके अंदर ही तुमने क्या पुट करना शुरू कर देना है ये डायग्राम क्या जो भी तुम्हें डायग्राम दी हो RSC जो भी कुछ लगाओ सबसे पहले S को पुट करके देखो 0 क्या पुट करके देखो 0 S को जब हमने 0 करा ये क्या हो गया 1/SC 1/0 क्या होता है इन्फानाइट और जब इन्फानाइट हो और इन्फानाइट कैपेसिटर पे आए क्या आए कैपेसिटर पे आए इन्फानाइट कैपेसिटर पे आए तो कैपेसिटर क्या हो जाता है ये कराया हुआ है ओपन जब इन्फानाइट कैपेसिटर पे आता है तो कैपेसिटर क्या हो जाता है ओपन अगर इन्फानाइट इंडक्टर पे आए तो क्या हो जाता है शॉर्ट उल्टा होता है कराया था लिखवाया भी हुआ है पूरा प्रॉपर क्लियर होगी तो ये जब मैंने S को 0 पुट करा तो ये इन्फानाइट हो गया मतलब क्या हो गया इन्फानाइट हो गया ये चीज इसकी वैल्यू इन्फानाइट आ गई जब इसकी वैल्यू इन्फानाइट आ गई तो ये सर्किट यहां से क्या हो जाएगा ओपन क्लियर होगी तो अब V आउटपुट की वैल्यू क्या है यहां से V आउटपुट की वैल्यू क्या है यहां से V आउटपुट की वैल्यू क्या आई सीधा V इनपुट V आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई V इनपुट जितना इनपुट पे था उतना ही आउटपुट पे पहुंच गया क्योंकि कोई पैरेलल ब्रांच ही नहीं है क्लियर होगी इतनी बात समझ गए तो इसमें मतलब क्या हुआ जब V आउटपुट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है V आउटपुट की वैल्यू 0 नहीं हुई है कुछ ना कुछ क्या आ रही है वैल्यू तो डेट मीन्स क्या है S = 0 S = 0 कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है लोअर मतलब इसने पास कर दी है क्लियर होगी अब दूसरी बारी देखो यहां था कैपेसिटर 1/SC जब हमने S = 0 पुट करा था तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी अगर मैं S = इन्फानाइट पुट करूं क्या पुट करूं S = इन्फानाइट देखो इधर से S = इन्फानाइट जब मैंने पुट करा 1/SC में तो 1/∞C हो गया 1/∞ हो गया 1/∞ क्या होता है 0 और जब कैपेसिटर 0 होता है तो क्या हो जाता है शॉर्ट क्लियर कैपेसिटर इन्फानाइट होएगा तो कैपेसिटर ओपन होगा 0 होएगा तो शॉर्ट होएगा ओपन ही शॉर्ट ही होते हैं दो ही चीजें तो होती हैं ठीक है तो जब ये शॉर्ट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा ये ऐसे करके शॉर्टेड हो जाएगा पूरा और शॉर्ट का मतलब क्या होता है वोल्टेज क्या होती है इधर 0 शॉर्टेड में वोल्टेज क्या होती है 0 अब 0 पैरेलल है इसके ये दोनों पैरेलल है मतलब जो यहां वोल्टेज होगी वही सेम यहां होगी मतलब V आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई फिर 0 मतलब क्या हुआ कि इसने लोअर फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी को ये हायर थी ना फ्रीक्वेंसी मतलब इसने हायर फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करा क्योंकि वैल्यू क्या आ गई 0 जब लोअर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी कुछ ना कुछ आउटपुट पे वैल्यू आ रही थी ठीक है तो कोई भी सर्किट है उसके अंदर एक बारी S की वैल्यू 0 पुट करके देख लेनी और एक बारी S की वैल्यू इन्फानाइट आउटपुट पे वैल्यू को चेक करना है कि आउटपुट पे वैल्यू अगर कुछ ना कुछ आ रही है तो उस फ्रीक्वेंसी को उसने पास कर दिया है अगर आउटपुट की वैल्यू 0 हो रही है तो वो फ्रीक्वेंसी को उसने पास नहीं करा क्लियर होगी इतनी बात क्लियर ਉਹਦੇ ਚ फिल्टर है चलो ठीक है इतनी चीज समझ गए अब यहां लिखो हाई पास फिल्टर समझ गए लो पास फिल्टर क्या होता है लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखा दूंगा क्लियर हाई पास फिल्टर क्या होता है देखो यहां R था ना यहां C बना दो बस इसको क्या बना दो R बना दो उल्टा हो जाता है क्लियर ठीक है हाई पास में सबसे पहले देखो लो पास में सबसे पहले क्या आएगा यहां R से स्टार्टिंग करनी है ठीक है हाई पास में कहां से स्टार्टिंग करनी है C से याद रखने का तरीका क्लियर होगी इतनी बात अब देखो ये V आउटपुट ये V इनपुट सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला लगा दो अब देखो अगर इसके बाद इसके अंदर मैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही सेम V आउटपुट होगी ठीक है
वी आउटपुट वही सेम होगी। क्लियर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करूंगा, जिसके अक्रॉस निकालनी है उसको ऊपर नीचे दोनों का सम, और माइनस जे एक्सी को क्या लिखा था 1/SC, आर प्लस 1/SC डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे होता है, जो एक्चुअल इनपुट होता है। ये किसकी वैल्यू आ गई, वी आउटपुट की वैल्यू। ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं आर निकालूंगा, देखो आर एस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस सी था, वी आउटपुट बाय वी इनपुट इधर लिख दिया। अब ये देखो ये एस सी ऊपर गया तो आर एस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस सी। क्लियर होगी, ये चीज ऊपर चली गई ना। ठीक है। अब देखो आर एस सी, इसके अंदर से मेरे को एस को अकेला करना है, इसको अकेला करने के लिए आर सी कॉमन निकालना पड़ेगा। इसके पास तो था नहीं तो इसके नीचे आ गया, प्लस इसके पास दोनों थे तो इसके पास सिर्फ एस सी बचा। ठीक है। आर सी से आर सी कट गया, क्या बचा, एस बाय 1 बाय आर सी प्लस एस, ये बची वैल्यू। ठीक है। अब इसके अंदर एक बार एस को जीरो पुट करके देखो, जब एस को हमने जीरो पुट करा, ऊपर जीरो 1 बाय आर सी प्लस 0 ऐसे करके कुछ आया। बट जब ऊपर ही जीरो आ गया तो पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। क्लियर होगी। अब एस इजिकल टू इन्फानाइट पुट करके देखो, ऊपर क्या आया, इसके लिए तुम क्या करोगे, जब एस इजिकल टू इन्फानाइट पुट करना है, अगर ऊपर इन्फानाइट पुट करोगे, हमें तो वैल्यू चाहिए, देखो एस बाय एस कॉमन निकाल लो, इसके इस ब्रैकेट में से एस कॉमन निकाल दो। इसके पास एस था तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1। इसके पास ऐसा नहीं था, इसके पास क्या आ जाएगा, नीचे। क्लियर। अब इसके अंदर इन्फानाइट पुट करो, ये एस से एस कट गया पहले, 1 बाय आर सी एस प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। इसके अंदर अब इन्फानाइट पुट करो, 1 बाय इन्फानाइट प्लस 1 बाय इन्फानाइट क्या होता है, 0 प्लस 1, क्या आ गई, 1 आ गई वैल्यू। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी को इसने क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है। तो हायर फ्रीक्वेंसी जब पास होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी को इसने रोक दिया, तो ये कौन सा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर। अब एक बात और सुन लो, अब सबसे पहले तुमने क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया था, डायग्राम में एक बार एस को जीरो पुट करो। चलो एस को जीरो पुट करो, जब एस को जीरो पुट करा 1 बाई एस सी को, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/0 इन्फानाइट। कैपेसिटर क्या हो जाएगा फिर, ये कैपेसिटर पुट करा था, क्योंकि आर के पास तो कोई ऐसा है ही नहीं, आर के पास तो कोई ऐसा ही नहीं, डायग्राम में हम देख के पुट कर रहे हैं, इसको सीधा 1/SC लिख लो। ठीक है। तो इसमें जब एस की वैल्यू 0 पुट करी, 1/0 इन्फानाइट हो गया, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इन्फानाइट पे ओपन, यहां से ओपन हो गया। तो वी आउटपुट के पास क्या बचा, जब इस ब्रांच के साथ इस ब्रांच में जो वोल्टेज होगी वही वी आउटपुट होगी। जब इस ब्रांच में कोई इनपुट वाली लाइन ही नहीं कनेक्ट है तो आउटपुट कहां से आएगी, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अब जब एस को एक बार इन्फानाइट पुट करोगे, एस को इन्फानाइट पुट करा, 1/SC 1/इन्फानाइट क्या हो जाएगा, 0, 1/0। अब देखो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट। ठीक है। और यही वी इनपुट इधर आ जाएगा, तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इनपुट। और ये कब आई, जब एस इजिकल टू इन्फानाइट था। तो मतलब क्या हो गया, इसने हायर फ्रीक्वेंसी को पास कर दिया, लोअर फ्रीक्वेंसी को रोक दिया, तो ये कौन सा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर। क्लियर होगी इतनी बात, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि लीड कंपनसेटर क्या होता है, उसके ऊपर अब चलते हैं। बैंड पास और बैंड स्टॉप बाद में करेंगे। हाँ, कंपनसेटर तो दिया हुआ ना, कंपनसेटर समझो। कंपनसेटर क्या होता है, कंपनसेटर का बताया था, कंपनसेटर विच इज यूज्ड टू कंपनसेट द, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, डेफिनेशन लिख लो कंपनसेटर की, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू compensate the value of, compensate the performance of signal।
विच इज यूज टू कंपनसेट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिग्नल। मतलब जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें कंपनसेटर क्या करता है, वो वैल्यू लाने के लिए, उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए ये चीज, ये डिवाइस क्या कर देता है, कंपनसेट करके देता है। मान लो हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर 0 पर शो नहीं कर रहा, वो किस पे शो कर रहा है, 2 पे शो कर रहा है। ठीक है, हमें 10 एम्पियर का मेजर करना है। अब वो जब पहले ही 2 पे शो कर रहा है तो बाद में कितने पर शो करेगा, 12 पे। तो डेट मीन्स हमने कंपनसेट करा, कंपनसेट कितने का करा, 2 एम्पियर का कंपनसेट करके कहा कि वैल्यू तो क्या है, 10 एम्पियर है। क्लियर होगी। तो ये चीज हमें क्या करके कौन करके देता है, कंपनसेटर। क्लियर होगी वे बात इतनी। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, ठीक है, लीड लैग कंपनसेटर, लैग लीड कंपनसेटर। क्लियर होगी इतनी बात। कंपनसेटर विच इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कंपनसेट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिग्नल। आएगी डेफिनेशन, आ सकती है। कंपनसेट क्या करता है, परफॉर्मेंस ऑफ अ सिग्नल को। 4 टाइप्स आएंगे कि कंपनसेटर के 4 टाइप्स बता दो, लीड कंपनसेटर, लैग लीड, और ये दोनों लीड लैग, लैग लीड, आगे पीछे करके लिखना है। क्लियर होगी इतनी बात। चलो, लीड कंपनसेटर वो होते हैं, लिखवा दो पहले, चलो पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस ऑन विच, इट इज अ डिवाइस, एक मिनट जरा देखिए, एग्जैक्ट लिखा देता हूं ना। It is a device which produce a output have signal having a phase lead, having a phase lead, having a phase lead with respect to input, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, और WRT लिख लोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। इट इज अ डिवाइस, क्या है, एक डिवाइस है जो प्रोड्यूस बनाता है, क्या बनाता है, आउटपुट सिग्नल को, जिसके पास क्या होता है, फेस लीड होता है। लीड मतलब क्या होता है, देखो ये 0 डिग्री है, लीड करवाना तो ऊपर ले जाओ, +90 हो गया। तो अगर 0 से +90 हो रहा मतलब उसको हम क्या कह रहे हैं, वो एंगल क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। अगर लैग करवाना हो तो क्या होएगा, 0 से नीचे को आ जाएगा, -90। तो माइनस वाली टर्म क्या होती है, लैगिंग, और प्लस वाली टर्म्स क्या होती है, लीडिंग। ठीक है, क्लियर होगी। मतलब क्या है, देखो सब कंपनसेटर के अंदर हम कौन सा सिग्नल देते हैं, साइनोसॉइडल। ये चीज का ध्यान रखना, कौन सा सिग्नल देते हैं, साइनोसॉइडल। मतलब मान लो अगर इनपुट पे साइन ओमेगा टी है ना, इनपुट पे हमने कौन सा सिग्नल दिया, साइन ओमेगा टी, तो लीड कंपनसेटर हमें क्या दिखाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर होगी। अब इसने क्या, पहले नॉर्मल सिग्नल था, अब लीड कर दिया कितने एंगल से, प्लस थीटा से। ठीक है, मतलब लीड करवा दिया। ठीक है, और लैग क्या करवाएगा, अगर पहले साइन ओमेगा टी है, बाद में क्या देगा, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। लैग मतलब लैगिंग आएगा। क्लियर होगी इतनी बात। लीड लैग क्या होएगा, दोनों करवाएगा। ये क्या करवाते हैं, दोनों करवाते हैं। डिपेंड करता है पहले क्या चीज करवाती है, नाम से डिपेंड करता है, पहले लीड फिर लैग, पहले लैग फिर लीड। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये तुमने इसके अंदर डेफिनेशन लिखकर आनी है, अगर जो तुम्हें पूछे चारों की डेफिनेशन। इट इज अ डिवाइस जो कि आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, जिसके पास क्या होता है, हैविंग का मतलब होता है उसके पास क्या है, फेस लीड। ठीक है, एग्जाम्पल दे देना। इफ इनपुट इज, अगर इनपुट क्या हो, साइन ओमेगा टी हो, ठीक है, आउटपुट पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी को ब्रैकेट में लिखना है, साइन बाहर, ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर होगी इतनी बात। लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ आउटपुट सिग्नल हैविंग अ फेस लैग। किसके रिस्पेक्ट में, फेस लैग किसके रिस्पेक्ट में होता है, लैग किसके रिस्पेक्ट में होता है, इनपुट के, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। क्लियर। ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछता तुमसे, सिर्फ ये दो पूछेगा। क्लियर। और इसके अंदर क्या लिखोगे, अगर इनपुट साइन ओमेगा टी है तो तुम्हें आउटपुट पे क्या मिलेगा, साइन
ओमेगा टी माइनस थीटा। क्लियर होगी इतनी बात? समझ गए इतनी बात? ठीक है। लीड कंपनसेटर हाई पास फिल्टर होता है, लैग कंपनसेटर लो पास फिल्टर होता है। ये हम चेक कर लेंगे, चलो डायग्राम से चेक करेंगे। ठीक है, इतना लिख लो। क्लियर होगी? जो लिखना भी है ना तो लिख सकते हो, ये हाई पास होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि यही चीज से लिंक करके ये चीज आती है। वो चीजें तो जस्ट एक थ्योरी है। जो मेन क्वेश्चन है पूछे जाते हैं ना कि लैग कंपनसेटर कौन सा फिल्टर है, लैग कंपनसेटर इज अ लो पास फिल्टर, लीड कंपनसेटर इज अ हाई पास फिल्टर। ये चीजें पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर होगी? कंपनसेटर का और वो नहीं, बड़ी बड़ी डायग्राम में नहीं पूछी जाती, ये फिल्टर से रिलेट करके पूछी जाती है। मान लो तुम्हें उधर क्वेश्चन दे दिया डिफिकल्ट सा, डायग्राम बना दी और उसको तुम्हें पूछा कि ये जो डायग्राम है वो किसकी डायग्राम है, लो पास की हाई पास की। क्या करोगे? एक बार एस को 0 पुट करोगे, एक बार एस को इन्फिनिट पुट करोगे, देख लोगे आगे क्या क्या वैल्यू आ रही है। क्लियर होगी? तो वो डायग्राम से पता लगता है। और ये इसकी डायग्राम कुछ और है, बट हमने देखना है ये इसको हाई पास फिल्टर क्यों कहते हैं। क्लियर होगी इतनी चीज? चलो समझेंगे? लिखो लीड कंपनसेटर। एक ही कंपनसेटर आज करा देता हूं। ठीक है, बाकी सारों की डेफिनेशन बता दी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर कौन सा होता है? जिनके पास जो आउटपुट पे जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं उसके पास क्या होता है? फेस लीड होती है, लीड होती है, फेस लीड होती है। ठीक है, जो इसका जो सिग्नल आएगा, देखो डायग्राम आएगी, सॉरी, R1, इसके पैरेलल में क्या बैठता है? C1, और उसके बाद यहां पर जो डायग्राम होती है वो क्या होती है? R2, और यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? आउटपुट सिग्नल। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने तुम्हें वो चीज किस लिए सिखाई है, वो चीज इसीलिए सिखाई है ताकि तुम्हें आ जाए। ये लीड कंपनसेटर है। ठीक है, ये C1 को क्या मैं लिखूंगा? 1/SC1 लिखूंगा, 1/SC1 लिखूंगा ना। क्लियर हो गया कि नहीं? क्या जी? वैसे वो इसके साथ का लिखते हैं ना। क्लियर होगी इतनी चीज? ठीक है, तो अब देखो V आउटपुट बाय V इनपुट क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन होगा, होगा कि नहीं? V आउटपुट बाय V इनपुट क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन। और इसका कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन को मैं क्या कह रहा हूं? R इक्विवेलेंट कह देता हूं, कह देता हूं। मतलब R इक्विवेलेंट कह दिया तो ये डायग्राम मैं अब एक सी बना के लिख दे रहा हूं। अब इंपिडेंस लिख दे रहा हूं, कुछ भी इंपिडेंस लिखूंगा, R थोड़ी ना लिखूंगा। R इक्विवेलेंट कह दिया, मान लो R2, और ये V आउटपुट, और यहां पर V इनपुट। अब ठीक है, R इक्विवेलेंट लगा दिया, R इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दिया। R इक्विवेलेंट की यहां से वैल्यू क्या आएगी? R इक्विवेलेंट क्या है? 1/SC पैरेलल में है किसके? R1 के। यही मतलब हुआ। R इक्विवेलेंट अगर इस सर्किट को मैं कह रहा हूं, ये सर्किट का मतलब क्या है कि ये जो ये चीज है वो इसके पैरेलल में है, 1/SC पैरेलल में, पैरेलल का साइन लगा दिया किसके? R1 के। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन जब हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं? 1/SC मल्टीप्लाई बाय, पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स को, उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं? प्लस करके। यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया? R/SC 1 + R1SC, ऊपर R1 था ना, डिवाइडेड बाय SC। ठीक है, तो SC से SC कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? R1/1 + R1SC। क्लियर? अब इसके अंदर से मैं अगर R1 बाय ये दोनों टर्म्स को बाहर निकालूंगा, ये C1 ही है ना, C1 लिख लेना। R1 C1 को बाहर निकाला तो मेरे पास क्या आ गया? 1/R1 C1 + S, ये चीज आ गई।
ठीक है, R1 से R1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास 1/C1 डिवाइडेड बाय 1/R1C1 प्लस S, ये वैल्यू आ गई। चाहे तुमने ये रखनी ये रख लो, ठीक है। अब जो मैं ये वाला आउटपुट निकालना है ना, मेरे को V आउटपुट चाहिए। V आउटपुट के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, देखो V आउटपुट के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर देखो ये इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो यही सेम वोल्टेज होगा। और वोल्टेज डिवीजन रूल अगर मैं इसके अंदर लगा रहा हूं तो क्या मतलब है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है उसको ऊपर रखना है, नीचे R2 प्लस R इक्विवेलेंट रख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, V इन से, ठीक है। तो V आउटपुट बाय V इनपुट चला गया, ये इधर चला गया इसके नीचे, ठीक है, R2 बाय R2 प्लस, अब अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं, चलो पहले ये चीज लिख लो, R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां तक है ना, ये चीज है वो रहने दो इधर ही, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, यहां तक लिख लो R1 बाय 1 प्लस R1 SC1, क्लियर होगी इतनी चीज, ठीक है। R2 बाय, अब ये देखो ये जो पूरी वैल्यू है वो इसके पास आ जाएगी, R2 बाहर, ये जो पूरी वैल्यू है इसके पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गई वैल्यू R1 SC1 इसके पास आ गई। आगे क्या साइन था, प्लस का, प्लस R1, और जो ये जो नीचे वैल्यू थी 1/1 प्लस R1 SC1 ये ऊपर चली जाएगी, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ये ऊपर चली जाएगी बाद में, क्या आ जाएगी वैल्यू R2 1 प्लस R1 SC1 डिवाइडेड बाय R2, खोल रहा हूं मैं इसको, R2 प्लस R1 R2 SC1 प्लस R1, क्लियर होगी इतनी चीज। चलें आगे, यहां बनाऊं, चलें, समझ गए। चलो अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ऊपर गया, यहां ले आते हैं इसको। अब देखो ऊपर वाली मैंने टर्म एज इट इज लिख ली, R2 1 प्लस R1 SC1 लिख ली, क्लियर, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म्स के अंदर से मैं क्या निकाल रहा हूं, R1 पहले इकट्ठा करके लिख दिया रहा है, R1 प्लस R2 इकट्ठा करके लिख दिया, R1 प्लस R2 प्लस क्या लिखा, प्लस R1 R2 SC1, R1 R2 SC1, क्लियर। अब ऊपर वाली टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया, देखो R1 SC1, नीचे मैंने क्या ले लिया, R1 प्लस R2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, R1 प्लस R2 को क्या ले लिया, कॉमन करके बाहर निकाल लिया, तो ये इसके पास तो था, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, इसके पास था ना, इसका बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस, इसके पास था नहीं, R1 प्लस R2 नहीं था, R1 R2 है मल्टीप्लाई में, पर प्लस का चाहिए हमें, तो प्लस नहीं हैगा तो क्या आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसके पास था नहीं तो इसके नीचे चला जाएगा, क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो यहां इंट्रोड्यूस होता है कंसेप्ट अल्फा का, जिसकी वैल्यू क्या होती है R2 बाय R1 प्लस R2, R2 बाय R1 प्लस R2, और इस अल्फा को क्या कहते हैं, ये है अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेन्युएशन कांस्टेंट, अटेन्युएशन कांस्टेंट या अटेन्युएशन फैक्टर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, किसके लिए, लीड कंपनसेटर के लिए। ये क्वेश्चन आता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है और अल्फा की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अल्फा की वैल्यू लीड कंपनसेटर के लिए क्या होती है। सबसे पहले वो देगा, ये देखो अल्फा ऐसे करके देगा और साथ में क्या लिख देगा, अल्फा ग्रेटर देन 1, वो ऑप्शन कैंसिल,
क्योंकि अगर लीड कंपनसेटर में अल्फा ग्रेटर देन 1 नहीं होती, फिर वो ये वैल्यू देकर क्या लिखेगा, अल्फा लेस देन 1। वो ऑप्शन तुम सही करके आओगे। तीसरी चीज वो क्या कर देगा, ऊपर R1 बैठा देगा। ऊपर क्या कर देगा, बुलेका ही पाना होगा तो ऊपर R1 बैठा देगा ऑप्शनों में। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ऊपर R2 है, नीचे R1 प्लस R2 है। और ये चीज कैसे ध्यान रखनी है, ये चीज ऐसे ध्यान रखनी है क्योंकि तुम्हें पता है डायग्राम में R2 बाद में आता है, तो वोल्टेज R2 के पास आएगी पहले। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात, रट्टा मारना तो क्लियर, इतनी चीज समझ गए। अब यहां देखो ये वाला फैक्टर, ये देखो R2 बाय R1 प्लस R2 है, क्लियर। R2 बाय R1 प्लस R2 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस R1 SC1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो ये वाला, ये भी तो R2 बाय R1 प्लस R2 है, R1 अल्फा SC1, ये आ गया R1 अल्फा SC1। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर है। अब यहां एक और चीज आती है जो तुम्हें पता भी होगा, टाउ। आरसी सर्किट में क्या वैल्यू होती है इसकी, R1 C1, पता है आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट, तो ये अल्फा देखो 1 प्लस R1 C1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस एस टाउ। R1 और C1 को मैंने क्या लिख दिया, टाउ, एस तो साथ था। नीचे क्या आएगा, 1 प्लस R1 और C1 को क्या लिख दिया, अल्फा एस टाउ। अल्फा एस R1 C1 को क्या लिख दिया, टाउ। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तुमने याद रखना, वो चाहे कुछ याद रखो ना रखो, एक ये और एक ये। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर होगी। समझ गए इतनी चीज। अगर जो तुम्हें लीड कंपनसेटर आ भी जाए ना, तो ये सारा नोट कर लेना, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना। डायग्राम तो पक्का है, हमेशा डायग्राम के मार्क्स जरूर मिलते हैं 1 नंबर। अगर आ भी जाता ना तो डायग्राम जरूर बना के आना, और ये फॉर्मूला चाहे लिखाना। नहीं याद होता इतना दिमाग पे प्रेशर ना पाना, सिर्फ डेफिनेशन याद कर जाना, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन 8 नंबर में ऑप्शनें तो आती हैं ना। नवी चीज कोई याद मत करना इस टाइम, सिर्फ पुरानी चीजें याद करना, नवी चीज के चक्कर में पुरानी चीज भूल जाओगे। ठीक है, ये तो तुम्हें बाद के लिए लिखवा दिया। क्लियर होगी इतनी चीज। दूसरी चीज इसके अंदर ये देखो, हाँ वो नहीं मिटा रहा, इसके अंदर ये देखो अल्फा 1 प्लस एस टाउ, 1 प्लस अल्फा एस टाउ। ठीक है, अगर यहां से मैं कॉमन निकालता हूं 1 बाय टाउ प्लस एस, टाउ इसके अंदर से बाहर आ गया, उसके अंदर इसके अंदर से अल्फा टाउ बाहर निकाल दिया, तो ये क्या आ गया 1 बाय अल्फा टाउ प्लस एस। उसके ऊपर से मैंने टाउ बाहर निकाला, इसके पास था नहीं तो इसके नीचे आ गया, इसके पास था तो इसने बाहर भेज दिया। ठीक है, इसके अंदर से मैंने अल्फा और टाउ दोनों को बाहर निकाल दिया, इसके पास था नहीं तो इसके नीचे आ गया, इसके पास था तो कल्ला एस आ गया। ये अल्फा टाउ से अल्फा टाउ कैंसिल हो गए, एस प्लस 1 बाय टाउ ओवर एस प्लस 1 बाय अल्फा टाउ। क्लियर होगी इतनी बात, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये चीज इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस एक चीज बताने के लिए कर रहा हूं। देखो इसमें जीरो कहां होता है, ऊपर होता है। जीरो की वैल्यू क्या आएगी, -1 बाय टाउ। क्यों, क्योंकि एस प्लस 1 बाय टाउ को हम जीरो को पुट कर दो तो एस की जो यहां से वैल्यू आएगी वो जो जीरो होता है। नीचे वाली वैल्यू को भी जब तुम सेम पुट करोगे तो पोल क्या आएंगे, नीचे वाले पोल होते हैं -1 बाय अल्फा टाउ, यही वैल्यू होगी। ठीक है, तो डेट मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले क्या आएगा -1 बाय टाउ, और दूसरी चीज क्या आएगी -1 बाय अल्फा टाउ। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अल्फा की वैल्यू मैंने क्यों लेस देन 1 बोली है, क्योंकि लीड कंपनसेटर में हमेशा जीरो डोमिनेटिंग होता है। ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। लीड कंपनसेटर में
जीरो जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, मतलब बताऊंगा जीरो क्या होता है, डोमिनेट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीरो डोमिनेटेड पोल डोमिनेटिंग किस किस में होता है, किस कंपनसेटर में होता है। जीरो डोमिनेटिंग होता है लीड कंपनसेटर में, पोल डोमिनेटिंग होता है लैग कंपनसेटर में। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर होगी इतनी बात? समझ गए? जीरो डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? डोमिनेटिंग का मतलब होता है ओरिजिन के सबसे पास ओरिजिन के सबसे पास, ओरिजिन के सबसे पास मतलब जीरो के सबसे पास या फिर जीरो के सबसे पास। जीरो डोमिनेटिंग मतलब ओरिजिन के जो सबसे पास होगा वो कौन होगा? जीरो। जीरो कौन सा है इसमें से? जीरो कौन सा है? जो जीरो, ये रहा जीरो, ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन के सबसे पास क्या होगा? जीरो होगा। ओरिजिन के सबसे पास क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, पोल नहीं होना चाहिए, पोल उससे दूर होना चाहिए। अगर पोल पास है तो फिर वो लीड कंपनसेटर नहीं है, जीरो पास होना चाहिए। ठीक है, जीरो को जीरो से दिखा दिया, पोल को क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 रखता हूं, मान लो अल्फा की वैल्यू 2 रख दी, तो -1/2 टाउ क्या हो जाएगा? -1/2 टाउ क्या हो जाएगा? -0.5 टाउ हो जाएगा। 1/2 0.5 होता है। ठीक है, और -1 टाउ और -1/2 टाउ कौन सा छोटा होएगा? ये छोटा होएगा, क्योंकि वो 1 है, वो ये 0.5 है। तो मतलब क्या हो गया? पोल यहां आ गया, फिर तो वो पोल सबसे पास आ गया, फिर तो वो लैग कंपनसेटर हो गया। इसलिए अल्फा की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू छोटी होएगी, अल्फा की वैल्यू छोटी होएगी। मान लो अल्फा की वैल्यू 0.5 है, पुट कर दो -1/0.5 टाउ, ऊपर गया 5 टू द टाउ, -2 टाउ आ गया। अब -1 टाउ और -2 टाउ में से कौन सी बड़ी है? -2 टाउ बड़ा है, तो वो आगे जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? लीड कंपनसेटर हो गया। इसलिए इसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए, हमेशा लेस देन 1 ही होनी चाहिए। क्लियर होगी? जीरो डोमिनेट करता है। दूसरी चीज, लीड कंपनसेटर सिस्टम को क्या बनाता है? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। क्यों स्टेबल? क्योंकि जीरो डोमिनेटिंग है, और जब भी हम जीरो डोमिनेटिंग होता है, जब जीरो का प्रभाव ज्यादा होता है, जब हमने क्या पढ़ा था कि जीरो ऐड करने से स्टेबल होता है, पोल ऐड करने से सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो जीरो जब डोमिनेटिंग होगा, जीरो का जब प्रभाव ज्यादा होगा, तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। क्लियर होगी इतनी चीज? जीरो के प्रभाव से सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। क्लियर होगी इतनी चीज? बस यही कराना। ठीक है, जीरो सिस्टम क्या हो गया? स्टेबल। सिस्टम क्या हो गया? हाँ, लैग में अनस्टेबल, लेस स्टेबल होगा। बिल्कुल अनस्टेबल नहीं कह सकते, लैग में लेस स्टेबल होगा। क्लियर होगी इतनी बात? उसके अंदर ये चीज यहां आ जाती है, उसके अंदर ये चीज यहां आ जाती है।